नमस्ते। आज हम डैनियल क्रॉस्बी की किताब द लॉज ऑफ वेल्थ से जुड़े कुछ दस्तावेजों की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। इनका मिशन देखा जाए तो बहुत साफ है, निवेशक के व्यवहार के पीछे की साइकोलॉजी को समझना। मतलब पैसा लगाते समय हमारा दिमाग हमारे साथ कौन से खेल खेलता है। और उसका हमारे फैसलों पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल। और इन दस्तावेजों की शुरुआत ही एक बड़ी दिलचस्प तुलना से होती है। अच्छा। सोचिए कि एक बंदर को एक शानदार टक्सीडो पहनाकर किसी हाई प्रोफाइल पार्टी में भेज दिया जाए। ठीक है। वो जितना असहज, बेचैन और मतलब परेशान महसूस करेगा, क्रॉस्बी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हुए इंसान भी ठीक वैसा ही महसूस करता है। ये तो काफी मजेदार तुलना है। हाँ, और आज हम इसी असहजता की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि अपने व्यवहार पर काबू पाकर एक बेहतर निवेशक कैसे बना जा सकता है। महंगाई से लड़ने और एक आरामदायक रिटायरमेंट के लिए इतना जरूरी है, हमें इतना बेचैन क्यों कर देता है? इसकी वजह हमारे दिमाग की बनावट में छुपी है। हमारा दिमाग हजारों सालों में विकसित हुआ है, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए नहीं। सही है। इन दस्तावेजों में इसे वॉल स्ट्रीट बिज़ारो वर्ल्ड कहा गया है। बिज़ारो वर्ल्ड, ये सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। मतलब क्या है इसका? मतलब एक ऐसी अजीब दुनिया जहां असल जिंदगी के नियम उल्टे हो जाते हैं। उल्टे हो जाते हैं? जैसे कि आम जिंदगी में हम कल क्या होगा इसका अंदाजा आज से 10 साल बाद क्या होगा इसके मुकाबले ज्यादा आसानी से लगा सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन निवेश में ठीक इसका उल्टा है। कल बाजार कहाँ जाएगा ये बताना लगभग नामुमकिन है। पर 10 या 20 साल बाद वो आज से काफी ऊपर होगा, ये कहना कहीं ज्यादा आसान और तार्किक है। ये वाकई उल्टा है। और एक और अजीब बात जो इन दस्तावेजों में है, वो ये कि यहाँ अक्सर कुछ ना करना ही सबसे अच्छी रणनीति होती है। जबकि हमारा दिमाग तो हमेशा कुछ करने, खरीदने या बेचने के लिए उकसाता रहता है। हाँ, मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा था कि महिला निवेशक अक्सर पुरुष निवेशकों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। हाँ, इसमें भी उसका जिक्र है। शायद इसीलिए कि वो कम ट्रेडिंग करती हैं, वो धैर्य रखती हैं। बिल्कुल। और इसी कुछ करने की बेचैनी की वजह से एक बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है, जिसे बिहेवियर गैप कहते हैं। बिहेवियर गैप। हाँ, इन दस्तावेजों में एक बहुत मशहूर डायलबार स्टडी का हवाला दिया गया है। ये स्टडी दिखाती है कि 1983 से 2013 के बीच पूरे 30 सालों में। हाँ, पूरे 30 साल S&P 500 इंडेक्स ने 11.1% का सालाना रिटर्न दिया। 11% सालाना 30 सालों तक? ये तो मतलब गजब है। इस रफ्तार से तो कोई भी करोड़पति बन जाए। बिल्कुल। तो मतलब औसत इंसान ने भी कम से कम 8-9% तो बनाया ही होगा, है ना? यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। उस 30 साल के दौर में औसत निवेशक ने कमाया सिर्फ 3.69%। क्या 3.69%? हाँ। ये तो एफडी से भी कम है। इतना बड़ा फर्क, ये कैसे हो सकता है? मतलब समस्या मार्केट नहीं, हम खुद हैं। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। यही इस पूरी चर्चा का सार है। ओके। ये जो लगभग 7.5% का सालाना फर्क है, यही बिहेवियर गैप है। ये खराब फंड चुनबिल का नतीजा उतना नहीं है जितना खराब समय पर खरीदने और बेचने का है। जब सब खुश होते हैं और बाजार ऊपर होता है तो हम लालच में खरीदते हैं, और जब डर का माहौल होता है और बाजार गिरता है तो हम घबराकर बेच देते हैं। बिल्कुल। एक मिनट, लेकिन क्या ये कहना सही है कि सारी गलती सिर्फ हमारे व्यवहार की है? खराब फंड मैनेजर या गलत सलाह की कोई भूमिका नहीं होती? उनकी भूमिका होती है, जरूर होती है, लेकिन क्रॉस्बी का तर्क है कि सबसे बड़ा दुश्मन शीशे में दिखता है। और यही उनका नियम नंबर 1 है। आप उन चीजों को नियंत्रित करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हम मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने व्यवहार को कर सकते हैं। इसका समाधान बहुत आसान है, लेकिन उसे मानना मुश्किल। जैसे दस्तावेजों में नामान की कहानी बताई गई है, जिसे कुष्ठ रोग से ठीक होने के लिए जॉर्डन नदी में सिर्फ 7 बार डुबकी लगानी थी। हाँ, लेकिन उसे ये उपाय बहुत मामूली लगा था। उसे लगा कि इतनी बड़ी बीमारी का इलाज इतना सरल कैसे हो सकता है। बिल्कुल, वो तो कोई बड़ा नाटकीय चमत्कार चाहता था। सही बात है। निवेशकों के लिए भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना ही वो मामूली लगने वाला लेकिन सबसे कारगर उपाय है, पर वे इसे नजरअंदाज करके अगला बड़ा स्टॉक खोजने के पीछे भागते रहते हैं। ये मानना तो बहुत मुश्किल है कि सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ भी समाधान भी मेरे अंदर है। हाँ। तो फिर इन दस्तावेजों में खुद की भावनाओं को काबू में रखने का कोई रास्ता बताया गया है? हाँ, और इसी के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। 4 नियम सबसे अहम हैं। पहला है, परेशानी ही अवसर है। अच्छा। महान निवेशक सर जॉन टेम्पल्टन का एक मशहूर कॉल है। हाँ, मैंने सुना है।
कि खरीदने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब चारों तरफ घोर निराशा हो। जब सड़कों पर खून बह रहा हो। हाँ, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो। सुनने में तो ये बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि जब बाजार 20-30% गिरता है तो टीवी पर, अखबारों में, हर जगह सिर्फ तबाही की खबरें होती हैं। लगता है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। ऐसे में खरीदने की हिम्मत कौन कर सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से बुरी खबरों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। सोचिए, 2020 की शुरुआत में जब बाजार गिरा तो क्या किसी को ये याद था कि पिछले 10 साल में बाजार 3 गुना हो चुका है? नहीं, सबको सिर्फ ये दिख रहा था कि उनका पैसा हर दिन घट रहा है। बिल्कुल। हमारा दिमाग खतरे पर फोकस करने के लिए बना है, अवसर पर नहीं। जबकि क्रॉस्बी के सोर्स मटेरियल बताते हैं कि 1900 से 2013 के बीच अमेरिकी बाजार में 123 बार सुधार हुए। 123 बार? हाँ, मतलब 10% या उससे ज्यादा की गिरावट। मतलब लगभग हर साल एक बार। ये तो बाजार का स्वभाव है, कोई अनहोनी नहीं। बिल्कुल। किताब में इन्हें अच्छे रिटर्न पाने के लिए चुकाई जाने वाली कीमत कहा गया है, जुर्माना नहीं। ये अच्छा तरीका इसे देखने का। आंकड़े तो ये भी दिखाते हैं कि जिन सालों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, यानी जब आर्थिक माहौल सबसे खराब था, हाँ, उसके ठीक बाद वाले सालों में बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया। परेशानी सच में एक अवसर है। ठीक है, तो हमें डर में काम नहीं करना चाहिए। ये तो क्लासिक वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत है। लेकिन दस्तावेजों में इसका उल्टा भी बताया गया है, जो मुझे बहुत अजीब लगा। उनका कहना है कि खुशी और उत्साह भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। और यही दूसरा नियम है। अगर आप उत्साहित हैं तो ये शायद एक बुरा विचार है। अच्छा। जॉब सोरोस की एक बात है जो इन दस्तावेजों में भी है। अच्छा निवेश उबाऊ होता है। अगर आपको मजा आ रहा है तो शायद आप पैसे नहीं बना रहे। बिल्कुल। पर ऐसा क्यों? उत्साह तो एक अच्छी भावना है। क्योंकि हमारी भावनाएं, चाहे वो खुशी हो या दुख, चीजों की कीमत को लेकर हमारी समझ को बिगाड़ देती हैं। ओके। किताब में एक प्रयोग का जिक्र है। लोगों के 2 समूह बनाए गए। एक समूह को एक दुखी करने वाली फिल्म दिखाई गई और दूसरे को कुछ न्यूट्रल सा। हाँ, एक सामान्य डॉक्यूमेंट्री। इसके बाद दोनों समूहों को एक पानी की बोतल खरीदने और बेचने के लिए कहा गया। और नतीजे चौंकाने वाले रहे होंगे। बिल्कुल। जो समूह दुखी था उसने उसी बोतल के लिए ज्यादा कीमत चुकाई और उसे कम कीमत पर बेचा। मतलब इमोशंस में हमारे फैसले बिगड़ जाते हैं। हाँ, उत्साह के साथ भी यही होता है। जब हम किसी निवेश को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं तो हम जल्दबाज बन जाते हैं। हम उस कंपनी के वित्तीय विश्लेषण के बजाय उसकी आकर्षक कहानी पर फोकस करते हैं। सही पकड़ा, उसकी कहानी के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। ये बिल्कुल IPOs के क्रेज जैसा लगता है। एक नई हॉट कंपनी आती है, उसकी कहानी बहुत लुभावनी लगती है और लोग बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। और नतीजा? ये दस्तावेज बताते हैं कि ज्यादातर IPOs लंबे समय में बाजार से खराब प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि वहाँ फैसले उत्साह पर आधारित होते हैं, तथ्यों पर नहीं। बिल्कुल। इसलिए अगर कोई निवेश आपको बहुत रोमांचक लग रहा है तो ये रुककर सोचने का एक संकेत है। मतलब हमारी भावनाएं निवेश के लिए भरोसेमंद नहीं है। तो फिर बाहरी कंपास का क्या? यानी वो एक्सपर्ट्स जो हर रोज टीवी पर आकर बताते हैं कि कल बाजार कहाँ जाएगा, उन भविष्यवाणियों का क्या? यहाँ हम तीसरे नियम पर आते हैं। भविष्यवाणी मौसम विभाग वालों के लिए है। बाजार को लेकर भविष्यवाणियां तो हर जगह होती हैं, लेकिन किताब साफ कहती है कि उन पर लगभग ना के बराबर भरोसा करना चाहिए। इस पर कोई स्टडी भी है? हाँ, एक अकादमिक है फिलिप टिटलॉक। उन्होंने विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों पर दशकों तक एक बहुत बड़ा अध्ययन किया, हजारों भविष्यवाणियों का विश्लेषण किया। और क्या पाया? उन्होंने पाया कि विशेषज्ञों की भविष्यवाणियां सिक्का उछालने से बस थोड़ी सी ही बेहतर होती हैं। बस थोड़ी सी? और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जो विशेषज्ञ अपने जवाबों को लेकर सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरे थे, जिनकी भविष्यवाणियां सबसे बोल्ड थी, हाँ, वे असल में सबसे गलत साबित हुए। तो मतलब एक सिक्का उछालना ज्यादातर एक्सपर्ट से बेहतर भविष्यवाणी कर सकता है, और वो भी बिना किसी फीस के। आप कह सकती हैं। इसकी एक वजह वॉल स्ट्रीट का ढांचा भी है। वहां खरीदने की सलाह देने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, बेचने के लिए नहीं। अच्छा। इसीलिए आपको हमेशा बाय रेटिंग सेल रेटिंग से 10 गुना ज्यादा मिलेंगी। जैसा कि लाओ त्सु ने सदियों पहले कहा था, जिसे ज्ञान है वो भविष्यवाणी नहीं करता। जो भविष्यवाणी करता है उसे ज्ञान नहीं है। सही। ये सब सुनकर तो थोड़ा निराशाजनक लग रहा है। डर में खरीदना है, उत्साह में रुकना है, और एक्सपर्ट्स की सुननी नहीं है। ये सब अकेले करना तो बहुत मुश्किल लगता है। और आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। यही चौथा और आखिरी नियम है। आप ये अकेले नहीं कर सकते।
इन सभी मानसिक पूर्वाग्रहों से अकेले लड़ना लगभग असंभव है। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, हम भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। हाँ, जब सब बेच रहे हो तो अकेले खरीदार बनना बहुत हिम्मत का काम है। बिल्कुल। और जब सब खरीद रहे हो तो अकेले खड़े रहना, इसके लिए असाधारण मानसिक शक्ति चाहिए। तो फिर इसका क्या उपाय है? उपाय है एक कोच। इसीलिए ये दस्तावेज एक अच्छे वित्तीय सलाहकार की भूमिका को एसेट मैनेजर से ज्यादा बिहेवियरल कोच के रूप में देखते हैं। बिहेवियरल कोच? हाँ, उसका काम सिर्फ अच्छे स्टॉक या फंड्स चुनना नहीं है, बल्कि आपको भावनात्मक गलतियां करने से रोकना है। लेकिन क्या एक सलाहकार सच में इतनी वैल्यू जोड़ सकता है? इस पर वैनगार्ड की एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी है। ओके। उसके मुताबिक एक अच्छा सलाहकार सालाना लगभग 3% की अतिरिक्त वैल्यू जोड़ सकता है। 3%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इस 3% का सबसे बड़ा हिस्सा किसी जादुई फंड को चुनने से नहीं आता, बल्कि बाजार में उथल-पुथल के दौरान आपको डर में बेचने और लालच में खरीदने से रोक कर आता है। ठीक है, तो नियम समझ में आ गए। परेशानी को अवसर समझो, उत्साह से बचो, भविष्यवाणियों को भूल जाओ और एक कोच रखो। लेकिन इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का कोई व्यवस्थित तरीका है? कोई ऐसा ढांचा? हाँ, यहीं पर किताब में एक नियम आधारित व्यवहारिक निवेश के मॉडल का जिक्र है। अंग्रेजी में रूल बेस्ड बिहेवियरल इन्वेस्टिंग या संक्षेप में आरबीआई कहते हैं। आरबीआई? हाँ, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर देता है जो आपके व्यवहार से जुड़े जोखिमों को कम करे। ये 4C का एक ढांचा देता है। 4C? ये दिलचस्प है। पहला C क्या है? पहला है कंसिस्टेंसी, यानी एकरूपता। एकरूपता? मतलब एक नियम आधारित सिस्टम बनाना और उस पर टिके रहना, चाहे बाजार में तूफान ही क्यों ना आ जाए। नियम आपकी भावनाओं को समीकरण से बाहर कर देते हैं। अच्छा। इसमें एक दिलचस्प बात कही गई है कि अक्सर साधारण एल्गोरिदम भी इंसानी विशेषज्ञों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसा क्यों? एल्गोरिदम में ऐसा क्या खास है? खास ये है कि एल्गोरिदम थकता नहीं, उसे डर नहीं लगता, उसका बॉस उस पर चिल्लाता नहीं और वो भावनाओं में नहीं बहता। वो बस अपने नियमों का पालन करता है। तो एक निवेशक के तौर पर भी अगर एक लिखित योजना हो? हाँ, जैसे मैं हर महीने की पहली तारीख को इतना निवेश करूंगा, या अगर बाजार 20% गिरता है तो मैं अपनी खरीदारी दुगनी कर दूंगा, तो आप भावनाओं के आधार पर इंपल्सिव फैसले लेने से बच जाते हैं। ठीक है, एक सिस्टम जो भावनाओं से बचाता है। दूसरा C क्या है? दूसरा C है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। स्पष्टता? इसका मतलब है अपने निवेश को सरल रखना। आज के दौर में जानकारी का सैलाब है और हमें लगता है कि जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतने अच्छे फैसले लेंगे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई नया फोन खरीदने से पहले हम 20 रिव्यू वीडियो देख लेते हैं और आखिर में पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल यही बात। इसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। रिसर्च इसका उल्टा बताती है। बहुत ज्यादा जानकारी अच्छी नहीं होती, वो हमें भ्रमित करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि कंपनी की गुणवत्ता, उसकी कीमत और उस पर कितना कर्ज है। 100 अलग अलग चीजों को ट्रैक करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी। तीसरा C साहस से जुड़ा लगता है। हाँ, तीसरा C है करेजियसनेस, यानी साहस। ओके। यह पहले नियम परेशानी ही अवसर है से सीधे जुड़ा है। इसका मतलब है भीड़ के खिलाफ जाने का साहस रखना। जब सब बेच रहे हो तब खरीदना। हाँ, और जब सब खरीद रहे हों और बाजार में जश्न का माहौल हो तब सावधान रहने का साहस। ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामाजिक रूप से हम भीड़ के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। निवेश में अक्सर सही रास्ता अकेला ही होता है। सही कहा। और आखिरी चौथा C? आखिरी और चौथा C है कन्विक्शन, यानी दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास? इसका मतलब है एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो बहुत ज्यादा फैला हुआ ना हो। 1 मिनट, ये तो उस बात के खिलाफ जाता है जो हम हमेशा सुनते हैं, अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें, मतलब डाइवर्सिफाई करें। ये डाइवर्सिफिकेशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन के खिलाफ है। अच्छा। कई निवेशक सोचते हैं कि 100-200 स्टॉक खरीदकर वे सुरक्षित हैं, लेकिन इससे उनका पोर्टफोलियो लगभग इंडेक्स जैसा ही बन जाता है और वे अपनी सबसे अच्छी रिसर्च का फायदा नहीं उठा पाते। तो कन्विक्शन का मतलब? पर पूरा भरोसा हो। यह साहस और स्पष्टता के बीच एक संतुलन है। तो संक्षेप में, एक ऐसा सिस्टम बनाए जो एक रूप हो, स्पष्ट हो और आपको भीड़ के खिलाफ जाने का साहस और अपने फैसलों पर टिके रहने का दृढ़ विश्वास दे। हाँ, एक तरह से आपको अपनी ही भावनाओं से बचाने का एक कवच। बिल्कुल। एक अनुशासित प्रक्रिया ही लंबे समय में सफलता दिलाती है,
न कि कोई जादुई फॉर्मूला या भविष्यवाणी। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि निवेश सिर्फ गणित का खेल नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की लड़ाई है। सबसे बड़ा खतरा बाजार की अस्थिरता नहीं, बल्कि खुद हमारा व्यवहार है। परेशानी को अवसर समझना, उत्साह को एक चेतावनी मानना, भविष्यवाणियों को नजरअंदाज करना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना, ये कुछ बुनियादी नियम हैं। अंत में सफलता एक अनुशासित और नियमों पर आधारित प्रक्रिया से मिलती है, जो हमारी मानवीय कमजोरियों को नियंत्रित करती है। सच्ची दौलत सिर्फ रिटर्न के आंकड़ों में नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया के दौरान खुद को बेहतर समझने में भी है। बिल्कुल। और ये चर्चा सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ गई है। क्या? अगर बाजार की ज्यादातर गलतियां इंसानी व्यवहार की वजह से होती हैं, और ये व्यवहार काफी हद तक अनुमानित भी है ना? हाँ, कह सकते हैं। तो उस इंसान के लिए कितने बड़े अवसर होंगे जो सिर्फ अपने व्यवहार पर महारत हासिल कर ले। क्या असली फायदा अगला बड़ा स्टॉक खोजने में नहीं, बल्कि सिर्फ वो गलतियां न करने में है जो बाकी सब लोग दोहरा रहे हैं।